हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया था, जब इसका नोटिफिकेशन आया था सीजीपीएससी 2022 का, तो मैंने बताया था उसमें कि मैं इसका एक पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो वही ये वीडियो है जिसके बारे में मैंने बोला था। हाँ, इसमें मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपकी सारी कन्फ्यूज़नों को दूर करने की, चाहे वो सिलेबस को लेके हो, एग्ज़ाम फॉर्म को लेके हो, या मुख्य परीक्षा को लेके हो, सिलेबस को लेके हो, किसी भी के लिए होता है। और जेल जेल विभाग में जो पोस्ट होता है, आबकारी विभाग में जो भी पोस्ट होता है, उनके लिए जो आयु, हाइट, वेट वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो कोई भी आपका कन्फ्यूज़न इसके अलावा अगर हो, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना है। मैं उसका कोशिश करूँगा ये जवाब दिया जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आपको इसमें मैं उसी वीडियो में बता ही दिया था कि जो संभावित तिथि है प्रारंभिक परीक्षा की, मतलब जो प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसका डेट है 12/2/2023 को, मतलब 12 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। ओके, और हम देखें तो टाइम है, तो आप सबको पता है प्री में हम क्या देते हैं, 2 एग्ज़ाम देते हैं, है ना। मतलब 2 पेपर होता है प्री में। फर्स्ट जो है जीएस का होता है, और सेकंड जो होता है वो सी सेट का होता है, जिसको हम रीजनिंग, गणित और हिंदी इंग्लिश उसमें पूछा जाता है। ओके, और ऐसे ही जो जीएस का होता है उसमें पूछा जाता है तो छत्तीसगढ़ जीके है और इंडिया जीके है, मतलब जीएस है। ओके, तो टाइम तो आपको दिख ही रहा होगा। मैं हर एक बारीकियों पे बात करूंगा। ओके, उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, जिसमें आपकी जो भी क्वेश्चन रहेगा, शायद आपके वीडियो के अंत तक देखने तक आपका वो आंसर आपको मिल जाए। ओके, तो टाइम आप देख पा रहे होंगे 10 बजे से, सुबह का 10 बजे से 12 बजे दोपहर तक। ओके, ये होगा फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर जो होगा वो 3 बजे से 5 बजे तक, 2-2 घंटा का ये एग्ज़ाम होता है। ओके, अब हम देखें तो इसमें मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि बकायदा दे दी गई है। वो है 11 से 14 मई तक। ओके, 2023 में ही। अब हम देखें तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो है 1/12/2022 से, और टाइम भी इसमें बकायदा दिया हुआ है। 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से जो पोर्टल है उसमें ऑन होगा, और 20/12/2022 तक होगा रात्रि के, मतलब जब तक 21 का डेट नहीं लग जाता। ओके, इसमें हम देखते हैं तो बकायदा दिया गया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ओके, आपको ट्राई भी नहीं करना है कि आप उनको जो आवेदन है उसको मैनुअल रूप से या डाक द्वारा भेजें। ओके, इसमें बकायदा बोला गया है। ओके, ऐसे ही परीक्षा के लिए आवेदन वाले करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। ओके, सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा, चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। ओके, इसमें सीधा बोला गया है कि अगर आप योग्य हैं तभी आपको आवेदन करना है, और आप योग्य हैं या नहीं ये कैसे आप जानेंगे, तो इसमें बकायदा दिया हुआ है सब चीज़। ओके, योग्यता दिया हुआ है, आयु दिया हुआ है, कितना पढ़े लिखे इसमें डाल सकते हैं, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। ओके, तो अब हम देखें तो आगे लाइन इसकी लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। ओके, अगर आपने डाल दिया है, अगर आपके पास योग्यता नहीं है और आपकी अगर एडमिट कार्ड जारी हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो अभ्यर्थिता है, कैंडिडेचर है, वो आपकी स्वीकार हो गया। ओके, आयोग है इसकी जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित के बाद ही उसकी पात्रता और शर्तों की जांच करता है। इसमें बाकायदा बोला गया है, आपकी जब एग्ज़ाम हो जाएगी, आप साक्षात्कार भी दे देंगे, इंटरव्यू भी दे देंगे, उसके बाद आपका चेक किया जाएगा
पात्रता को कि आप पात्र थे या नहीं। बाकी आप एग्जाम्स दे सकते हैं। ओके, इसमें बाकायदा बोला गया है। उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। ओके, इसमें बाकायदा दिया गया है जो परीक्षा शुल्क है उसको ऑनलाइन ही हमें भुगतान करना होगा और जो पोर्टल शुल्क है उसको भी। ओके, परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट या चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीधा ऑनलाइन ही हमें जो ऑनलाइन का जो पेमेंट माध्यम होता है उसी से हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। आपको लग रहा होगा कि ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो आप सबको तो पता ही है, लेकिन कई हमारे ऐसे भी दोस्त यार हैं उनको ये पता नहीं होता है ना, जो अभी अभी शुरुआत किए होंगे, जो एग्जाम जो दिलाने की सोच रहे होंगे, उनको एकदम बेसिक नॉलेज आप उनको पता ही होना चाहिए। ओके, इसमें जो बाकायदा बोला गया है कि आवेदन 1/12 मतलब 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। किसके माध्यम से, तो लिंक दिया गया है वेबसाइट का। ओके, वेबसाइट इस वाले वेबसाइट में, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीजीपीएससी की, उसमें अब यहाँ से स्टार्ट होती है जो मेन चीज़ है वो। ओके, मेन चीज़ है क्या, मेन चीज़ ये है कि हम क्या आवेदन करते समय जो त्रुटि कर लेते हैं, जो गलती कर लेते हैं, उसके बारे में इसमें बाकायदा बोला गया है। इसको मैं ध्यान से आपको सुनना होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ओके, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जैसे आप सबको पता है कि इसका जो आवेदन करने की तिथि है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो है 20/12 तक, मतलब 20 दिसंबर तक। ओके, अब इसके बाद जो आवेदन करने की, अब मान लीजिए डेट खत्म हो गया 20 तारीख के बाद। ओके, अब शुरू होता है 21 तारीख। ओके, तो 21 तारीख जैसे स्टार्ट होगी, वहां से हम मान लीजिए 20 तारीख तक जितने भी फॉर्म डाले उसमें हमने गलती कर ली। ओके, मान लीजिए हमने कोई सा भी डेट, किसी भी डेट में हमने फॉर्म फिल किया 20 तारीख के पहले और हमसे फॉर्म में गलती हो गया। ओके, तो अब हमें सुधार करना है उसको, तो हमें डेट मिला है कब से, 21 तारीख से 22 तारीख तक। ओके, मतलब 21 और 22 को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म जो फिल किए थे और उसमें गलत हो गया उसको हम सुधार सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर इसमें बाकायदा बोला है कि 21 और 22 को हमने जो गलती किया था उसको सुधार लिया, तो ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, पैसा नहीं लगेगा, मतलब फीस नहीं लगेगा, पूर्णतः ये क्या है, निःशुल्क रहेगा। ओके, एक चांस दिया गया। ओके, अब हम देखते हैं, तो ये जो 21 और 22 को हमने त्रुटि सुधार कर लिया और हमें डेट दिया गया था, लेकिन फिर भी हमने त्रुटि सुधार नहीं किया। ओके, हमसे फिर भी गलती हो गया, तो हमें एक मौका तो फिर दिया जाएगा, लेकिन उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा 500 रुपये का। ओके, वो डेट हमें कब से कब तक मिलेगा, तो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को पूरे 500 रुपये दे के हमें वो त्रुटि सुधार करना होगा। ओके, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार, अभी भूपेश सरकार ने, जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो फीस रहती थी उसको पूरा निःशुल्क कर दिया है। ओके, जीरो कर दिया है। हालांकि हमें जो क्या बोलते हैं वेबसाइट या पोर्टल का जो चार्ज होता है वो हमें 30-35 रुपया फिल करना होता है, देना होता है। बाकी जो है वो बाकी फ्री है। ओके, जो छत्तीसगढ़ के लोकल निवासी है उनके लिए, और जो अन्य राज्य के हैं उनको तो फीस देना ही पड़ेगा। ओके, और हम बात करें तो इसमें बाकायदा वही बात बोला गया है, फिर अगर फिर भी आपने त्रुटि सुधार नहीं किया और मान लीजिए जो फीस 500 वाला है उसमें भी आपने त्रुटि सुधार किया और गलत हो गया, मतलब फिर से आपने गलती कर दी, तो फिर उसके बाद जो आवेदन करने या त्रुटि सुधार करने की जो तिथि है वो बाकायदा क्या हो जाएगी, स्वमेव, खुद ही या स्वयं ही वो निरस्त माना जाएगा। ओके, ये बात हो गई। अब हम चले, तो आप देख पा रहे होंगे सेवाओं और पदों का विवरण। इस बार जो निकला है पोस्ट, और कौन कौन सा पोस्ट है और कितना कितना पोस्ट है, इस वाले पेज में आपको दिख रहा होगा। जिला उपाध्यक्ष या
राज्य प्रशासनिक सेवा। ओके, इसको ये पोस्ट ऐसा है जिसको जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मैक्सिमम यही पोस्ट पाने की चाहत होती है। ओके, एक पोस्ट और होता है डीएसपी। ओके, लेकिन इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है अभी तक इसमें क्या है, और डीएसपी का पोस्ट नहीं है, अभी तक नहीं है। हालांकि मैं नीचे आपको बताऊंगा कि आने की भी संभावना है उसकी, ये सब। ओके, तो इस बार हम देखें तो इतना सारा पोस्ट आपको दिख रहा होगा। ओके, तो इसमें योग्यता और योग्यता भी मैं आपको नीचे बता दूंगा, और जो पोस्ट का नाम है और पोस्ट की जो संख्या है इसमें दिया हुआ है, बाकायदा उनका पेमेंट भी दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा खासा पेमेंट है। आप सबको पता है कि जो सीजीपीएससी का एग्ज़ाम है वो 3 फेज में होता है ना। प्री होता है पहला, फिर मेंस होता है, और लास्ट में इंटरव्यू या साक्षात्कार होता है। ओके, तो इन सब के बाद ये हमें पोस्ट मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप तो पता ही होगा, है ना। अब नहीं पता है तो मैं, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ आरपीएल ऑफिशियल करके, उसमें शेयर कर दिया हूँ, जाके आप इसको पढ़ भी सकते हैं ये सारा। और जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो है नायब तहसीलदार का। ये भी लोगों में, कैंडिडेट्स में नायब तहसीलदार पोस्ट को पाने के भी काफ़ी ज़्यादा चाहत होती है। तो फ्रेंड्स, जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं उनका यही जो है एक पोस्ट, और उसके बाद दूसरा पोस्ट ये है। ओके, तो पहला पोस्ट लोगों की पाने की चाहत होती है वो है डीसी या डिप्टी कलेक्टर, और जो प्रशासन विभाग में जाना चाहते हैं वो है, उनके बाद जो आता है, ये पोस्ट के बाद आता है वो है नायब तहसीलदार का। ओके, तो फ्रेंड्स अच्छा खासा पोस्ट है। तो चलिए अब हम चलते हैं अदर पोस्ट की बात करें, तो ये सारा कुछ आप देख ही पा रहे होंगे। ओके, और टोटल पोस्ट है 189 पोस्ट। ओके, जो अच्छा खासा पोस्ट है। हाँ, इसमें कुछ दिया गया है बकायदा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये दिया हुआ है वो क्या चीज़ है। ओके, परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 189 है, जिसमें 11 ओके ओ ए 1 आर्म, ओ एल 1 लेग, बी एल बोथ लेग, एच एच हेयरिंग हैंडीकैप्ड और बी ब्लाइंड, ये सारा कुछ दिया है। इसका क्या मतलब है? तो ये जो 11 रिक्तियां हैं, बेंचमार्क 40% या अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। ओके, इसमें बाकायदा दिया गया है कि जो 11 पोस्ट है वो है रिजर्व, किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए। ओके, और उनकी जो कैटेगरी है, दिव्यांग तो होते हैं, है ना, तो वो किस तरीके के दिव्यांग हैं उनके लिए ये सारा पोस्ट आरक्षित होगा बाकायदा। हालांकि जो वर्गवार है उनके लिए कोई आरक्षण अभी सीजीपीएससी ने नहीं जारी किया है, वो हमें 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को पता चलेगा कि किस वर्गों को कितना आरक्षण दिया जाएगा। ओके, लेकिन इसमें बाकायदा बोल दिया है हैंडीकैप लोगों के लिए। ओके, तो ये बात आप सबको भी जानना चाहिए था। ओके, ऐसे ही अगर हम देखें आगे पे, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण वाली बात यह है, प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन एवं बाद में प्रस्तुत होने वाली मुख्य परीक्षा के आवेदन में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाए जाने पर आवेदन स्वमेव निरस्त माना जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आपने सीजीपीएससी के जब फॉर्म डाला प्री टाइम, आपने अलग डिटेल दिया, और अगर आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं प्री में, तो अगर आप मेंस की फॉर्म डालेंगे, तो अगर आप अलग डिटेल अपना देते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो फॉर्म है उसको पूरा निरस्त माना जाएगा। ये इसमें बोलना चाह रहे हैं। ओके, बाकी आप बताइएगा वीडियो कैसे लग रही है। अब बात करें परीक्षा तिथि की, परीक्षा केंद्र की। ओके, तो परीक्षा केंद्र तो आप सबके जो पड़ोस के या फिर आप जिस जिस जिले के हैं वहाँ जिला मुख्यालय में बाकायदा परीक्षा एग्ज़ाम का जो है वो आयोजित होगा। जैसे मुख्य मुख्य जो शहर हैं आप देख पा रहे होंगे, पूरा जितने भी मेन शहर हैं आपके जिला के, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पूरा 28 जिला मुख्यालय में, पूरा 28 जिलों में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा।
ओके, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है। अब फाइनली हम उस पे बात करेंगे जो आप सबके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। वो ये है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जो आपके लिए मिनिमम क्वालिफाई है। एजुके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है ना। तो इसमें आपको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। अभ्यर्थी के पास भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अ, अधिन अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि डिग्री होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ओके, अगर आपका जो आपने मान लीजिए क्वालिफिकेशन कर लिया है, ओके, किसकी डिग्री कर ली है या उपाधि आपने धारण कर ली है, बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो या बीटेक हो या किसी भी तरीके से आपने बैचलर डिग्री आपके पास है, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए योग्यता आपके पास धारण किए हैं आपने, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मान्यता प्राप्त नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप योग्य नहीं होंगे। इसमें बकायदा ये बोला गया है। ओके, एक एक बात और, जो आप कई लोग पूछते हैं कि अगर मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ ग्रेजुएशन के, या मेरा एग्ज़ाम हो गया है लास्ट सेमेस्टर का, बस रिजल्ट आना बाकी है, ओके, तो उनके लिए इसमें नोटिस आया है कि बाकायदा इसमें बोला गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में बैठे हो या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अहर हो जाएंगे। मतलब वही कि अगर आप एग्ज़ाम दिलाने के बाद या एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिजल्ट आने के बाद आप उसके लिए योग्यता हो जाएंगे, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री आ जाएगी। किंतु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अहरकारी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ओके, अगर आप, मैं जैसे बताया, अगर आप रनिंग में हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, एग्ज़ाम दे दिया है आपने, रिजल्ट नहीं आया है, या आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप डाल सकते हैं, सीधा सीधा एग्ज़ाम फॉर्म डाल सकते हैं प्री के लिए। ओके, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों से जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अहर घोषित किए गए हों, मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होगी। ओके, बोला गया अगर आप रनिंग में हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन जब मेन वाली जो एग्ज़ाम आपको दिलाएंगे या मेंस की जो पेपर दिलाएंगे, उसके लिए आपको अपनी ग्रेजुएशन की योग्यता आपको वहाँ पे अनिवार्य होगी, वहाँ पे दिखाना। ओके, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ओके, इसमें अगर ऐसी भी जो व्यावसायिक और टेक्निकल जो वाले होते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे बी वगैरह वाले हैं, बी टेक वाले हैं, जैसे मैंने बताया। ओके, आयोग की गणना, आयोग की गणना है तो निर्धारित तिथि, अगर हम 25 साल के हो गए हैं या जैसे लास्ट बॉर्डर पे होते हैं, या मान लीजिए अभी आपने 21 साल के होने वाले हैं, तो आपकी जो गणना है वो कौन से ईयर से होगी, मतलब ठीक है, जो महीना है वो कौन से होगी। तो 1 जनवरी 2022 तक आप देख पा रहे होंगे, 1 जनवरी 2022 तक अगर आपने 21 साल पूरा कर लिया है तभी आप ये जो है आवेदन डाल सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के हैं तो ओके। अब इसमें उप पुलिस अधीक्षक, जिसको मैंने डीएसपी बोला, आप सबको पता ही है, इसके लिए आयु सीमा छूट यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया गया है डिटेल। ओके, बाकी 21 से 28 वर्ष तक निर्धारित की गई है। ओके, इसमें आयु एवं सीमा में जो छूट है वो ये है, अगर एसटी, एससी और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के हैं तो आपको उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। ओके, बाकायदा दिया है। ओके, और ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा
पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम से कम, इसमें बाकायदा इसमें दिया गया है कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और आपकी जो आयु है वहाँ पे दिया गया है 28 और 5 ईयर की आपको छूट मिलता है। तो 28 में अगर हम 5 जोड़ें तो हो जाता है 33, और 33 से अगर ऊपर के हैं, हालांकि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपके लिए ये जो अनिवार्य है, ये मतलब आपकी जो एज है वो ज़्यादा हो गई सीधा सीधा। अगर आप 33 साल के हैं छूट के बाद भी, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का सीधा सीधा मतलब यही है। ओके, अब जो भी आपका छूट जाएगा उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और या फिर हमारा टेलीग्राम के ग्रुप में भी आप चैटिंग कर सकते हैं। ओके, उसमें आपको एक से एक हमारे जो दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो आपको आंसर अलग अलग अपने अपने तरीके से भी बताएंगे, और मैं भी बाकायदा कोशिश करूंगा बताने की। ओके, मुख्य परीक्षा है तो आवेदन कैसे करेंगे? तो जो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे, जो प्री में सेलेक्ट हो जाएंगे, उन्हीं लोग क्या करेंगे, फिर से निर्धारित तिथि तक आवेदन करेंगे। ये बात तो आप सबको पता ही है। अब हम चलते हैं, आयु सीमा में छूटे ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए पूरा 45 वर्ष तक हो जाएगी, और जो अन्य राज्य के हैं उनके लिए अलग से है। अब यहाँ पे और देखते हैं जो योग्यता है शारीरिक मापदंड का, इसमें कौन कौन सा पोस्ट है ये आपको जानना चाहिए। ओके, तो पूरा 6 पोस्ट है, इसमें आपको हाइट की जरूरत पड़ेगी। ओके, अगर आप इससे आपको मतलब थोड़ा हेल्दी होना चाहिए इन सब पोस्ट के लिए, यही आप इसमें मापदंड आप देख सकते हैं। ओके, उप पुलिस अधीक्षक जिसको हम आप डीएसपी बोलते हैं, उसके लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर। अगर आप महिला हैं, फीमेल हैं, तो आप लोग के लिए है 155 सेंटीमीटर। सीना भी फुलाने का इसमें प्रावधान रहेगा बाकायदा, केवल पुरुष के लिए। ओके, जो महिलाएं हैं जो फीमेल है उनके लिए सीना नहीं फुलाना रहता है। ओके, और जो जिला आबकारी अधिकारी है इसके लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और जो फीमेल है उनके लिए 152.4 सेंटीमीटर। सीना इसमें बोला गया है 79 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर उसको एक्सटेंड करना है। सहायक जेल अधीक्षक 165 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर है लेडीज के लिए। और ये सारा कुछ जिला सेनानी 165 सेंटीमीटर, जिला अधीक्षक है जो जिला जेल की, उनके लिए है 168 सेंटीमीटर। आबकारी उप निरीक्षक इसके लिए है 165 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गई बात। ऐसे ही अगर हम इसमें फिर से नोटिस दिया गया है, तो इन सब के पोस्ट के लिए इसमें दिया गया है सहायक जेल अधीक्षक एवं अधीक्षक जिला जेल पद हेतु अभ्यर्थी को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए, मतलब मेडिकली फिट होना चाहिए। यदि और बोला गया दृष्टि जांच में अल्प दृष्टि नहीं होनी चाहिए, समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होना चाहिए, मतलब ब्लाइंड कलर ब्लाइंड भी नहीं होना चाहिए। शारीरिक मानसिक आपको तो होना ही चाहिए। ओके, स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक मानसिक आपको स्वस्थ होना चाहिए। ये सब हो गया। ओके, और ये जो परिशिष्ट आप देख पा रहे होंगे आरपीडब्ल्यू वाला, इसमें ये है जैसे कई लोग हैंडीकैप्ट रहते हैं, मतलब लिखने में उनको परेशानी होती है, तो उनके लिए जो अलग से लिखने के लिए उनकी व्यवस्था की जाती है ना। तो यही इसमें मतलब फॉर्मेट है ये वाला, इसको आपको भर के देना होगा। ये सारा कुछ आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही अलग अलग टाइप के हैंडीकैप्ट होते हैं उनके लिए इसमें दिया गया है। ओके, सारा कुछ मेडिकल वगैरह, तो ये सब आपको देख लेना है, मतलब जो जो होंगे वो आप ये सब करा सकते हैं मेडिकली, सर्जन वगैरह से साइन वगैरह करवाना पड़ता है। ओके, अब हम चलते हैं जो आपकी परीक्षा है वो कैसे होगी, है ना। तो आपको बता दूं कि जो सीजीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 फेज में होता है ना, 3 चरणों में होता है। सबसे पहले जो होती है उसको हम प्री बोलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। उसके बाद होता है मेंस, इसमें हमें लिखना पड़ता है। ओके, और लास्ट में जो होता है वो होता है इंटरव्यू, जिसको हम साक्षात्कार बोलते हैं। ओके, तो उसका सिलेबस इसमें दिया हुआ है, जो मुख्य परीक्षा है उसका भी,
और जो प्रारंभिक परीक्षा है या जिसको हम प्री बोलते हैं उसका भी। ओके, मैं आपको सरसरी तौर पे बता देता हूँ किसका क्या है। ओके, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो पेपर होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब ऑप्शनल होगी। बोले तो टिक द करेक्ट आंसर वाला। ओके, सही विकल्पों को चुनकर हमें क्या करना है, ओएमआर शीट में गोला करना है। अब बहुविकल्पी होगा, मल्टीपल चॉइस होगा और 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से एक सही होगा और उसको हमें क्या करना है, उसका सही करना है। नकारात्मक हम बोले तो उसका अगर हम गलत कर देते हैं तो नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे। ओके, कितना दिया जाएगा ये नीचे मेंशन है। प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 100 नंबर का होगा जिसको जीएस बोला गया है और समय भी 2 घंटा का रहेगा। ये है माइनस मार्किंग या नकारात्मक। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक है 1/3 अंक काटे जाएंगे। मतलब अगर आप एग्जाम दिलाने जाते हैं और आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट जो मिलता है ओएमआर शीट, उसमें आपको बोला जाए या मत बोला जाए। ओके, इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जो माइनस मार्किंग है वो है भी कि नहीं है। ओके, तो मैं क्लियर आपको बोल दूं आज कि 1/3 क्या है, माइनस मार्किंग है। नोटिफिकेशन में बेकायदा मेंशन है। अगर आप एग्जाम दिलाने जाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान आप रखेंगे। उसमें का जो निर्देश दिशा निर्देश दिया रहता है, हालांकि उसमें आपने पढ़ा होगा तो नहीं दिया रहता है कि ये माइनस मार्किंग है। दिया रहे या मत दिया रहे हमें मतलब नहीं है, नोटिफिकेशन में बेकायदा मेंशन है 1/3 माइनस मार्किंग है। ओके, और द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो है जिसको हम सी सेट बोलते हैं, योग्यता परीक्षा। यह है भी 2 घंटे का और गलत उत्तर के लिए इसका भी 1/3 अंक काटे जाएंगे। ओके, न्यूनतम अर्हता अंक ये आप लोग के लिए जानना चाहिए। अनरक्षित वर्ग के हैं तो आपको मतलब जनरल में है तो 33% आपको पासिंग आपका रहेगा। और अगर आरक्षित वर्ग के हैं ST SC OBC EWS तो आप लोग के लिए है 23%। ओके, इसको अगर आप जी मतलब सी सेट को हम बोले तो अगर आपने सी सेट में पास करेंगे तभी आपका क्या हो जाएगा, जो जीएस है वो आपका चेक होगा। ओके, यही बात इसमें बोला गया है कि अगर आप जनरल वर्ग के हैं तो आपको 33% पाना है तभी आपकी जो मुख्य जो पेपर है जीएस का वो चेक होगा। अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं SC ST OBC या EWS से तो आपको 23% उसमें पाना है। ओके, तो यही बात इसमें बोला गया है। अब मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की योजना परंपरागत जैसे होता है वैसे ही होगा। पहला जो पेपर होगा वो भाषा का होगा 3 घंटा का, हिंदी इंग्लिश की, ये हिंदी इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी की। जो दूसरा पेपर होता है यह है निबंध का। ओके, निबंध का होगा और यह भी कुल 200 नंबर का होगा। अब इसमें प्रत्येक खंड से 4 दो कुल 4 विभिन्न विषयों पर निबंध लिखना होगा। ओके, मतलब चार चार आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे, उसमें से 2 खंड को आपको लिखना रहेगा, ये इसमें बोला गया है। ऐसे ही जो सामान्य अध्ययन जिसको हम जीएस बोलते हैं ये भी 3 घंटे का होगा। मैं नीचे आपको बताऊंगा कि किसमें कैसा कैसा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आ रहा है। या जीएस के टोटल हम देखें तो 5 पेपर होगा, 3-3 घंटा का होगा, सब 200-200 का रहेगा। ओके, ऐसे ही जो इंटरव्यू रहेगा व्यक्तिगत परीक्षण साक्षात्कार ये रहेगा 150 का। तो टोटल जो हमारी मेरिट बनेगी वो इसी से बनेगी। मतलब जो प्री है वो क्वालिफाई है, आपको बस उसमें पास होना है, मतलब कट ऑफ में आना है। ओके, जितना कट ऑफ बनेगा उसको उसको आपको क्रॉस करना ही है। और जो मेन जो फाइनल लिस्ट बनेगा वो इसी से बनेगी, मतलब 1550 से, इसी से हमें जो है जो भी पोस्ट मिलेगा वो इसी से मिलेगी। ओके, और यहाँ पे जो मेंशन है वो ये है कि बाकायदा इसमें जो मुख्य परीक्षा होगी मेंस का जो पेपर होगा इसमें बाकायदा बताया गया है कि कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर 4 नंबर, और वर्ड लिमिट भी इसमें बताया गया है कितने नंबर का जो रहेगा उसको कितने शब्दों में लिखना रहेगा। ये सारा कुछ बाकायदा इसमें दिया गया है।
अब ये तो बात हो गई, अब हम चलते हैं जो सिलेबस है उसका। ओके, तो ये है सिलेबस। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का, वो इस तरीके से होगा। इसमें जो सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट है या कौन कौन से तरीके से आएगा, तो भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, इससे आएगा। भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल, और ये पर्यावरण। ओके, ऐसे ही जो सामान्य ज्ञान का पेपर होगा दूसरा, मतलब उसी का, ये इंडिया का हो गया और ये छत्तीसगढ़ का हो गया। ओके, तो छत्तीसगढ़ से भी सारे पोर्शन पूछा जाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे। ओके, ऐसे ही जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा जिसको मैंने सी सेट बोला, यह जो योग्यता परीक्षण है, इसमें गणित और रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी होगा, ये इसमें बताया गया है। ओके, ऐसे ही जो मेंस का जो पेपर होगा उसका सिलेबस यहाँ पे है। ओके, सामान्य हिंदी, पहला पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसका हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश रहेगी, मतलब 3 भाग रहेगा प्रश्न पत्र एक का। ऐसे ही अलग अलग प्रश्न पत्र के लिए भी अलग अलग जो है दिया है, बाकायदा इसमें सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप लोग बोले तो सिलेबस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, विशिष्ट वीडियो जो रहेगा सिलेबस पे डेडिकेटेड। ओके, 5-7 मिनट 10 मिनट तक के हम उसका वीडियो बना देंगे बाकायदा प्री और मेंस के लिए। ओके, तो यही बात, ये आप देख पा रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे एवं राष्ट्रीय मुद्दे पे क्या रहेगा, निबंध लिखना रहेगा। ओके, जिनमें से 2 मुद्दों पे हमें क्या करना है, 750 शब्दों पे निबंध लिखना है। 4 दिया जाएगा तो उसमें से 2 बस लिखना रहेगा। ओके, ऐसे ही जो छत्तीसगढ़ के मुद्दे रहेंगे उस पे भी हमें लिखना रहेगा। ओके, और ये सर सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। मैं यही बोलना चाहूँगा कि इसको मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वहाँ से आप जाके एक बार ज़रूर सिलेबस वगैरह को पढ़ लीजिएगा। ओके, बाकी अगर आप कमेंट करेंगे तो सिलेबस पे मैं एक डिटेल वीडियो ला दूंगा, कहाँ से कितना का इतना कैसे कैसा आपको किस पोर्शन पे ज़्यादा जोर देने हैं, उन सब पे हम बात कर लेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, पूरा आधा घंटा हो गया। ओके, इसका हम डिटेल वीडियो ला देंगे सिलेबस का, फिर से मैं बोलना चाहूँगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, यही बात आप सबको जो अलर्ट करना था, ये नोटिफिकेशन के बारे में बस यही बताना था। बाकी सिलेबस का तो अलग ही हम एक वीडियो बना ही देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।